Next topic is radioactivity. What do you mean by radioactivity? Radioactivity, it is the phenomenon of spontaneous emission of radiations. Spontaneous emission of radiations from an unstable nuclei to become stable. It is the phenomenon of spontaneous emission of radiation from an unstable nuclei to become stable. Clear है? The substances which show the phenomenon of radioactivity are called radioactive substance. Are called radioactive substance. उन सब्सटेंस को हम कौन से सब्सटेंसेस बोलते हैं बेटा? रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं. क्लियर है? रेडियोएक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय Henry Becquerel. And later on, it was repeated by Madam Marie Curie and Rutherford. Four different सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए इन्होंने इसको स्टडी किया था रेडियो एक्टिविटी को. सबसे पहले बेक्वेरेल ने डिस्कवर किया, बाद में यह हुआ. रेडियो एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ external conditions like temperature, pressure, etc. मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर बढ़ा दूं तो भी रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है? तो रेडियो एक्टिविटी एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती. ये पॉइंट आपको बेटा क्लियरली पता होना चाहिए. अपने आप होने वाला प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के लिए हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस is determined by charge on the nucleus. चार्ज ऑन द न्यूक्लियस का मतलब है जेड पे डिपेंड करता है. दैट इज एटॉमिक नंबर पे बात कर रहा हूं मैं. चार्ज जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा. बट स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस depend on N to P ratio, that is neutron to proton ratio. न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो स्टेबिलिटी को डिसाइड करती है. ठीक है? और केमिकल प्रॉपर्टीज किसको डिसाइड करती है बेटा? चार्ज को डिसाइड करती है. हेनरी बेक्वेरेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यहां रखा और देखा कुछ रेडिएशंस निकल रही है. तो रेडिएशंस कुछ निकलती है. वो रेडिएशंस को उसने ऑब्जर्व करने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया. इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के ऑब्जर्व किया, एक टाइप की रेडिएशन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है,
एक टाइप की रेडिएशन नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है और एक टाइप की रेडिएशन अनडेविएटेड जा रही है। इससे उसको एक बात पता लग गई कि एक टाइप की रेडिएशन पे नेगेटिव चार्ज है, एक टाइप की रेडिएशन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक टाइप की रेडिएशन पे कोई चार्ज नहीं है, वो अनडेविएटेड जा रही है। इसीलिए उसने एक का नाम बीटा रे रख दिया, एक का अल्फा रे रख दिया, एक का गामा रे रख दिया। अल्फा रे पे पॉजिटिव चार्ज है, बीटा रे पे नेगेटिव चार्ज है और गामा रे कैसी है बेटा, न्यूट्रल है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा। अब यहां से परपेंडिकुलर निकली V क्रॉस B, फोर्स इधर आ रही है तो एक इधर चली गई पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली इधर चली गई और बाकी कहां चली गई बेटा, सीधी चली गई। तो एक अल्फा रे, एक बीटा रे, गामा रे, इससे एक बात पता लग गई कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है। दीज रेज आर ऑल्सो कॉल्ड Becquerel rays. These rays are also called Becquerel rays. इन रेज को हम Becquerel rays भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। ये बेटा एक ग्राफ है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए। ये मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्राफ बनाया है, या ठीक है। यहां पर एक 45 डिग्री पर रेड कलर से मैंने एक लाइन बनाई है। 45 डिग्री का मतलब है स्लोप 1 है, मतलब ये और ये बराबर है, तो इस लाइन पे n इक्वल टू पी रखती है। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटली एक स्टेबल वैली बनाई। स्टेबिलिटी वैली क्या कहती है? स्टेबिलिटी वैली का मतलब है ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ग्राफ का, ये जितने भी न्यूक्लियस इस पोर्शन में होंगी वो न्यूक्लियस स्टेबल होगी, इसलिए इस वैली का नाम मैंने स्टेबिलिटी वैली रखा है। तो बेटा ये देखो यहाँ ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ तक है, मतलब इस रीजन के अंदर, मतलब जब छोटा z है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जब कम है, तो वो वाली न्यूक्लियस स्टेबल होती है जिसका n और p इक्वल है। बट हैवी न्यूक्लियस के लिए, मतलब जिसका z ज्यादा है, अगर z ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगी जिसका n p से ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी के लिए, फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, अगर मैं स्टेबल न्यूक्लियाई की बात करूं, आपको पता होना चाहिए बेटा, स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यू कैन से n/z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मींस n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू z। ये होना चाहिए, वही न्यूक्लियस स्टेबल होगी, अदरवाइज वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, इसमें भी कुछ रेंज आती है, वो समझते हैं। n विल बी नियरली इक्वल टू z, तो ये स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल हो सकती है वो न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस होगी वो ओनली फॉर z लेस देन 20। क्यों बेटा? आप देख सकते हो बहुत छोटे से रीजन में n और z लगभग बराबर है तो न्यूक्लियस स्टेबल है। अदरवाइज n/z मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, फॉर स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये 1 से 1.52 के बीच में होनी चाहिए, वही न्यूक्लियाई स्टेबल होगी, बाकी न्यूक्लियाई आपकी स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये जो जगह लिखी है मैंने यहाँ पर np से कम होगा, np से कम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम है, तो ये प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस है, ये अनस्टेबल है। यहाँ पे np से ज्यादा है मतलब ये न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियस है, स्टेबिलिटी वैल्यू से ऊपर वाली, ये भी अनस्टेबल है। रीजन बीइंग, स्टेबिलिटी वैल्यू से ऊपर वाली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि स्टेबल तो इसी में, इससे ऊपर वाली भी अनस्टेबल है, यहाँ वाली भी अनस्टेबल होगी, बट यहाँ वाली स्टेबल है क्योंकि z इसका क्या है बेटा, कम है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, फॉर अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अगर मेरे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई देखनी है तो उसके लिए कंडीशन आ गई, n/z शुड बी या तो लेस देन हो n/z स्टेबिलिटी वाले से, n/z शुड बी लेस देन n/z स्टेबिलिटी वाले से, या n/z शुड बी ग्रेटर देन n/z स्टेबिलिटी वाले से। मतलब न्यूक्लियस अनस्टेबल वो होगी जिसका n/z 1 से तो छोटा हो, या n/z 1.52 से बड़ा हो, तो वो न्यूक्लियस आपकी अनस्टेबल हो जाएगी, वो न्यूक्लियस आपकी अनस्टेबल हो जाएगी। अब यहीं से एक चीज और देखनी बेटा, अगर n/p कह लो या n/z कह लो, n/p इज लेस देन n/p स्टेबिलिटी से कम है, n/p स्टेबिलिटी से बेटा क्या है, कम है। अगर n/p स्टेबिलिटी से कम है मतलब क्या है, n कम है, p ज्यादा है,
कम का मतलब एक से भी कम है, n कम है, p ज्यादा है, मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है, आपको इसको स्टेबिलिटी की तरफ बनाना है, तो आप क्या चाहोगे, n बढ़ जाए p कम हो जाए, आप क्या चाहोगे, n बढ़ जाए p कम हो जाए। ऐसा कब होगा, जब एक फ्री प्रोटॉन टूट जाए, प्रोटॉन टूटेगा न्यूट्रॉन में और साथ में क्या निकालेगा, एक पॉजिट्रॉन निकालेगा और साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकालेगा। मतलब जिनका n/p कम है उसमें प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि वो ये तो अनस्टेबल है तो ये स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन को बढ़ाएगा, प्रोटॉन को कम करेगा, विद एमिशन ऑफ E पॉजिटिव एंड न्यूट्रिनो। और ये जो E पॉजिटिव होता है इसको हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल बोलते हैं। तो इधर वाली न्यूक्लियस कैसा एमिशन शो करती है, बीटा पॉजिटिव डीके शो करती है। इस केस में प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में और साथ में एमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो होता है। प्रोटॉन अगर कन्वर्ट हो गया तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया तो बेटा प्रोटॉन का नंबर कम हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ गया, तो ये रेशो उस स्टेबिलिटी वाली रेंज में आने की कोशिश करेगी। ऑन द सेम लाइन अगर आपका n/p स्टेबिलिटी वाले से ज्यादा हो जाए, अब आपका क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है अब आपका। अब अगर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है तो आपको न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करना है। इस केस में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और इस इलेक्ट्रॉन को हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलते हैं। अब आपको ध्यान, बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए, फ्री न्यूट्रॉन तो स्टेबल होता है, अपने आप कन्वर्ट नहीं होता। फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल होता है, अपने आप कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। बट फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल है बट न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, फ्री प्रोटॉन स्टेबल होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है तो ये न्यूट्रॉन तो वैसे भी न्यूक्लियस के अंदर है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर ये जो डीके शो करेगा ये बीटा नेगेटिव डीके शो करते हैं। तो बीटा नेगेटिव डीके किस में होता है, ध्यान रखना है, बीटा नेगेटिव डीके उसमें होगा जिसमें, कब होगा, अगर np से बड़ा है। बीटा पॉजिटिव डीके कब होगा, अगर np से छोटा है, ठीक है। और ये जनरली बीटा डीके लाइट न्यूक्लियाई में होता है, ठीक है। वही बीटा रेडिएशंस को निकालते हैं। ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। देखना बेटा अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड। फॉर एटॉमिक नंबर लेस देन 20 मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, मैंने अभी आपको बताया भी था n और p नियरली सेम होने चाहिए, इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 1h1 एंड आर्गन 1840। क्यों बेटा, इसमें तो न्यूट्रॉन ही जीरो है ना, इसमें तो न्यूट्रॉन ही जीरो है, तो बेटा n/p रेशो 1 के इक्वल नहीं बनी। इसमें ये 1 से ज्यादा बन रहा है, आप निकाल के देख लेना n/p रेशो, इसलिए यहां गड़बड़ बन रही है। तो ये दोनों को छोड़कर बाकी मोस्टली स्टेबल जिसमें n/p रेशो 1 के क्लोज होता है। जैसे आपने देखा होगा कार्बन 612 तो 6 बराबर है, ध्यान है। नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन 816, आपको हो ग्राफ में भी पीक पे आती थी, अपने नेबरिंग के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल थी 6, तो ये ज्यादा स्टेबल होती है, पहला पॉइंट है। अगर n/p रेशो 1.52 से ज्यादा हो जाए तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है। अभी हमने देख ही लिया था स्टेबिलिटी के लिए n/p की रेंज होनी चाहिए। लार्जेस्ट स्टेबल न्यूक्लियस ये बिस्मथ है, क्यों है, क्योंकि इसके लिए n/p रेशो 1.52 और 1.52 तक हम पढ़ चुके हैं कि स्टेबल होती है। एटॉमिक नंबर 83 तक, 83 वाली स्टेबल थी, तो 83 के बाद वाली स्टेबल होगी नहीं, क्योंकि उसका n/p रेशो इससे भी ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा आएगा तो वो स्टेबल नहीं बनेगी। ये स्टेबिलिटी के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। Next is magic number and nuclear stability. Nuclei with 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. These numbers are known as magic number. Protons or neutrons, या तो इतने प्रोटॉन हो या इतने न्यूट्रॉन हो, are usually stable and have a large number of stable isotopes than their neighboring nuclei in periodic table. These numbers are known as magic numbers. ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इन नंबर्स को मैजिक नंबर बोलते हैं जिसका ये वाला नंबर होगा जिसमें प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, ठीक है, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगी। अब एक चीज और का आपको ध्यान रखना है
दे आर सपोज टू रिप्रेजेंट कंप्लीटली फिल्ड न्यूक्लियर शेल्स ऑफ एनर्जी लेवल्स। मतलब क्या है, न्यूक्लियस के भी अपने अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, तो ये जो है दे आर सपोज टू रिप्रेजेंट कंप्लीटली फिल्ड न्यूक्लियर शेल्स ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स के इनके कंप्लीटली फिल्ड न्यूक्लियर शेल्स होते हैं एनर्जी लेवल वाले, ठीक है। और ये मैजिक नंबर जो है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों में हो तो वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। nuclei with magic number of proton as well as neutrons will have mainly high stability। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट इज even odd theory of stability। even odd theory of stability, mostly naturally occurring nucleids having even number of neutron and even number of protons are stable, ठीक है। तो जो ये मोस्टली नेचुरली अकरिंग स्टेबल न्यूक्लियड्स, कैसी बेटा, स्टेबल न्यूक्लियड्स जिसमें इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ऐसे 165 न्यूक्लियाई हमें पता है। 55 नॉन न्यूक्लियाई ऐसे हैं स्टेबल जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। 50 ऐसे हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ओनली 5 ऐसे हैं जिसमें दोनों ऑड है। तो इससे ये यहाँ इवन ऑड थ्योरी से हमें ये पता लग गया, अगर किसी न्यूक्लियस में दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन नंबर है तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होने के चांसेस है, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैजिक नंबर के साथ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और इवन आउट थ्योरी के साथ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को आपको ऐसे देखना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और आप ये कह सकते हो डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दे हैव पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू +2e। थर्ड है दे हैव रेस्ट मास इक्वल टू द 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है, तो 4 प्रोटॉन के मास के इक्वल इसका रेस्ट मास होगा। नेक्स्ट इज दे आर एमिटेड विद वेलोसिटी, दे आर एमिटेड विद वेलोसिटीज रेंजिंग बिटवीन दिस टू दिस, इस वेलोसिटी से ये निकलते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों डिफ्लेक्टेड होते हैं, इस पे बेटा ये हीलियम 2,4 न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियस है तो बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी, ठीक है। दे क्लोज फ्लोरोसेंस इन सम मटेरियल लाइक जिंक सल्फेट, बेरियम, प्लेटिनोसाइड एटसेट्रा। ये फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, जिससे जब ये इन मटेरियल से टकराएंगे तो उसमें शाइन प्रोड्यूस करेंगे, उसको फ्लोरोसेंस बोलते हैं। दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर लो होती है। दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर, इनकी आयनाइजिंग पावर हाई होती है। दे स्लाइटली अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को स्लाइटली अफेक्ट करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट व्हेन फॉल ऑन ए सब्सटेंस। एक्चुअली इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जब किसी सब्सटेंस पे गिरेंगे तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट इसीलिए बोल रहे हैं। दे कैन कोज स्किन बर्न्स। स्किन बर्न्स क्यों बेटा, जब मैंने कहा किसी सब्सटेंस पे गिरेंगे तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, स्किन बर्न्स कर सकते हैं, हीट से स्किन बर्न हो सकती है। अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड बाय थिन मेटेलिक फॉइल्स, मेटेलिक फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर कर जाते हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने देखा ही है, वो इसी पे बेस होता है। The distance through which alpha particle can travel in air varies from 3.1 to 7.8 centimeter depending on their speed। उनकी स्पीड के हिसाब से अलग अल्फा पार्टिकल एयर में इतना डिस्टेंस चल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इज, हम जनरली जो बात करते हैं बीटा नेगेटिव पार्टिकल की बात करते हैं। बीटा नेगेटिव पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है। बीटा पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल हैज ए नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है। रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे आर एमिटेड विद वेलोसिटी। बिल्कुल बेटा हल्का पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इतनी लाइट की स्पीड के कंपेरेबल वेलोसिटी से निकलते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बेटा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है और चार्ज किसी भी चीज पे हो तो वो डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। दे कोज फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंसेस लाइक जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। ये कुछ क्या करते हैं बेटा, फ्लोरोसेंस अभी जो पीछे वाले में हमने बताया था पिछले केस में ये भी करते हैं। द आयनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज अबाउट 1/100 टाइम्स द आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब इनकी आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल से कम है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स लगभग ज्यादा है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। ये भी एयर में अप टू फ्यू मीटर चल सकते हैं। अल्फा पार्टिकल फ्यू सेंटीमीटर तक चल रहे थे, ये फ्यू मीटर तक चल सकते हैं। Next is properties of gamma rays. These are the packets of high energy of electromagnetic radiation. That is, these are high energy photons. They have no charge. Photon वाली एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा hc by lambda और h nu. रेस्ट मास 0 होगा।
they have no charge. The relative rest mass of gamma ray is 0. They travel with the speed of light because electromagnetic wave है, लाइट की स्पीड से चलती है, वैक्यूम में अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड अलग अलग होगी. अब इस पे बेटा कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे. दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. दे कॉज आयनाइजेशन but their ionizing power is about 1/100 times, about 1/100 times the ionizing power of beta particles. They have high penetrating power and their penetrating power is 100 times greater than that of beta particles. They affect the photographic plates. Gamma rays being EM wave have all the properties of an electromagnetic waves. Frequency of gamma ray is more than that of X-ray in electromagnetic spectrum. ये gamma rays की properties हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए. Next is alpha decay. अगर एक हैवी न्यूक्लियाई में से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कंबाइन होकर एक साथ बाहर निकल जाएं तो हम उसको बोलते हैं कि अल्फा डिके हो गया, बिकॉज अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया. ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है ZX से, न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया. अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया तो ये बन गई Z-2 YA-4. ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा डिके. तो यहां से ध्यान रखना है, इन केस ऑफ अल्फा डिके atomic number will decrease by 2 and mass number will decrease by 4. Atomic number will decrease by 2 and mass number will decrease by 4. हाँ बेटा क्लियर? ये अल्फा डिके में आपको ध्यान रखना है. अब बेटा यहां पर इस पे चार्ज Z ही है, इस पे चार्ज देखो हमें ये पता है रेडियस की अगर मैं बात करूं किसी न्यूक्लियस की, दैट डिपेंड ऑन A की पावर 1/3. ये जो पार्टिकल है ये अल्फा पार्टिकल है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई. डॉटर न्यूक्लियाई का A कम हो गया तो बेटा डॉटर न्यूक्लियाई की रेडियस भी क्या होगी, कम. मींस साइज ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, size of daughter nuclei will be smaller than size of parent nuclei. अब अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर न्यूट्रॉन A-Z, प्रोटॉन Z. इधर बात करूं, ऊपर हो गया A-Z-6 भाई, नीचे Z-2. Z-2. अब आप देख सकते हो ऊपर वाला नंबर कम है ज्यादा और नीचे वाला नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, ऊपर वाला ज्यादा कम हुआ है. तो इन केस ऑफ अल्फा डिके न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो डिक्रीजेस. न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है. ये आपको उस कंसेप्ट से समझना है. इफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज एट रेस्ट, if parent nuclei is at rest, मतलब हो गया P initial 0. तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P फाइनल मस्ट बी 0. तो यहां से ये आ गया मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई Y प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0. मींस Y एंड अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. माइनस साइन का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में क्या है बेटा, अपोजिट है, ध्यान रखना है. मतलब ये आ गया यहां से डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल will move in opposite directions with same magnitude of moment, with same magnitude of linear moment, with same magnitude of linear moment.
अगर बेटा दोनों का मोमेंटम सेम है तो द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल will be 1 if parent nuclei is at rest. अगर पेरेंट न्यूक्लियाई रेस्ट पे होगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो 1 होगी। क्यों होगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h/p, मोमेंटम सेम है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो भी क्या होगी बेटा 1:1 होगी। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों से एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगी। अभी हमने देखा if the parent nuclei is at rest then daughter nuclei and alpha particle will move in opposite direction, so I can write from here my vy is equal to minus m alpha v alpha। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया vy will be equal to minus m alpha v alpha by my। ये आपको ध्यान होना चाहिए, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अल्फा पार्टिकल और वाई न्यूक्लियाई विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। एनी डाउट? ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं दोनों का मोमेंटम सेम है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई की रेशियो निकाल दूँ तो ये बन गया बेटा p² / 2m अल्फा बाई p² / 2m वाई। p² कट गया, 2 कट गया, ये आ गया बेटा my/m अल्फा। काइनेटिक एनर्जी इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। आपको पता होना चाहिए हैवी न्यूक्लियाई होता है तो ये वाली टर्म 1 से बड़ी आएगी। अगर ये टर्म 1 से बड़ी है तो अल्फा डीके में अगर पेरेंट न्यूक्लियर रेस्ट पे है तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी टोटल न्यूक्लियाई से ज़्यादा होगी, बट मोमेंटम दोनों का सेम होगा। वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा है क्योंकि वो हल्का पार्टिकल है। यहीं से अगर मैं इस रिएक्शन की Q वैल्यू निकालूं मास की टर्म में, पहली बात तो ये है कि मास ऑफ X शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ अल्फा। तभी ऐसा होगा कि रेस्ट के बाद इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, मतलब कुछ Q वैल्यू आई है, तो Q वैल्यू विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू c²। दिस इज द Q वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ये इस न्यूक्लियर रिएक्शन की Q वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की टर्म में निकालनी है तो आई हैव ऑलरेडी स्टडीड काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ x। अब x तो इनिशियली रेस्ट पे है तो ये तो होगी बेटा 0। इसको क्या लिख दूँ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y को अल्फा पार्टिकल की टर्म में क्या लिख दूँ बेटा? मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ y इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। यहाँ से y वाली को अल्फा की टर्म में बना लिया प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो यहाँ से जो Q वैल्यू आ गई दैट इज मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ y प्लस 1 इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। जैसे आप इसको सोल्व करते हो ये बन गया बेटा 4/a माइनस 4 प्लस 1 इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। और यहाँ से अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालते हो वो a-4/a इनटू Q वैल्यू आ जाती है। जितनी Q वैल्यू आई जो आपने मास से निकाली उसके हिसाब से अब काइनेटिक एनर्जी को अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी आ जाती है। अगर आप यहीं से काइनेटिक एनर्जी ऑफ y निकालना चाहो तो टोटल दोनों की मिला के Q वैल्यू है तो वो क्या बनेगी बेटा? वो बनेगी 4/a इनटू Q। y की काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी बेटा? 4/a इनटू Q। आपको ध्यान रखना है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बेटा? अल्फा पार्टिकल की। यहाँ से स्पीड पूछ ले तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, तो फिर वहां से आप v अल्फा निकाल लोगे, अल्फा पार्टिकल की स्पीड निकाल लोगे। ऐसे y न्यूक्लियस की स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड की रेशो, काइनेटिक एनर्जी की रेशो, मोमेंटम की रेशो, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इसी में जब आप कैलकुलेशन कर कर मोमेंटम निकालते हो, मोमेंटम आता है √2q m अल्फा m y बाई
एम अल्फा प्लस एम वाई, दिस इज द मोमेंटम आ गया बेटा, दिस इज द मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑन द सेम लाइन अगर मुझे स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालनी है, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब p बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास 4 था, अल्फा पार्टिकल का मास कितना था बेटा 4 था। तो जैसे ही आप या वहां से निकालो आप सीधा सीधा स्पीड को आप ऐसे निकालो, देखो क्या बनेगी वहां से, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या बनेगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम अल्फा हाफ एम बी स्क्वायर, तो यह गेट 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय एम का रूट, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का रूट। कोई डाउट है? क्यों? काइनेटिक एनर्जी स्केलिंग बोथ साइड हाफ एम अल्फा बी स्क्वायर आ गई, तो ये क्या बना बेटा, दिस इज 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज a minus 4 by a into q by mass of अल्फा पार्टिकल। आप इस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को 4 भी लिख सकते हो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को आप 4 भी लिख सकते हो, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है अल्फा पार्टिकल की। ये आपकी यहाँ से स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गई। अभी आप हम पहले भी देख चुके हैं, इस केस में अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वाई से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्फा डीके जनरली हैवी न्यूक्लियस में होता है, इसीलिए बोलते हैं मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, मोस्ट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विल बी टेकन बाय अल्फा पार्टिकल and very small amount of energy is carried by daughter nucleus, is carried by daughter nucleus। ये आपको बेटा ध्यान रखना है। अब हम इसमें कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। In case of nuclear reactions, Q value comes out to be 5 to 8 mega electron volt for alpha decay। अल्फा डीके में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसकी Q वैल्यू इतनी आती है, और इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज अराउंड 4 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 to 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब इतनी सारी Q वैल्यू की इतनी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके चला जाता है, अल्फा पार्टिकल इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके चला जाता है। बट न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर, but nuclear potential barrier is 20 to 25 मेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस का खुद का पोटेंशियल इतना है 20 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सो क्लासिकली अल्फा पार्टिकल शुड नॉट एमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों है बेटा, अब ये भी समझना है। अल्फा पार्टिकल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, बट बाहर निकलने के लिए 20 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक